नमस्कार प्रिय श्रोताओं। आज मैं आपको अपने चैनल आइए सुने कहानी पर पहली बार हिंदी की प्रतिष्ठित और सुप्रसिद्ध लेखिका कुसुम भट्ट जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कुसुम भट्ट जी उत्तराखंड की पवित्र भूमि से अपने लेखन से हिंदी साहित्य को निरंतर समृद्ध कर रही हैं। इनके कई कहानी संग्रह, निबंध एवं उपन्यास प्रकाशित हुए हैं। सभी प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में इनके लेख, कहानियाँ, कविताएं और साक्षात्कार प्रकाशित हुए हैं। कुसुम जी को कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। आज मैं इन्हीं प्रसिद्ध कथाकार कुसुम भट्ट जी की एक कहानी नदी बहती रही सुनाने जा रही हूँ। मैं कहानी आरंभ करूँ दोस्तों, इससे पहले आपसे ये मेरा निवेदन है कि यदि आपको मेरा वाचन पसंद आए तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर भी, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा जिससे कि मेरी आगे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो आइए आरंभ करते हैं। नदी बहती रही। सलोनी, किवाड़ तो बंद थे, अंदर कैसे घुस गई? मैंने ही किए थे इन्हीं हथेलियों से। तुम रोई थी, छटपटाई थी, तड़प कर कितना कुछ कह रही थी। आकुल तुम्हारी हिरनी आंखों की याचना। मुझे नहीं सुननी कोयल की कूक। जंगल की हिरनी से बहुत बहुत डर जाती हूँ। बसंत की अमराई, फूलों की मादक गंध, भौरों का गुनगुन फूलों पर बैठना, चूसना रस, फूल फूल पर इतराते इठलाते ये कमबख्त बसंत आता ही क्यों है इस रेत के शहर में? रचना बुदबुदा रही है। किससे बातें कर रही है? अपने आप से, अपने भीतर की उस रचना से जिसने सलोनी के जाने पर खुद को कई कोड़ों से सजा दी थी। सलोनी थी तो रचना के दिन आराम से कट रहे थे। एक तो हम उम्र थी सलोनी, दूसरे मन का तार जुड़ गया था। सलोनी का अपना दुख सुख साझा करने के बाद रचना उसे अपनी अंतरंग मानने लगी थी। यहाँ तो सलोनी किराएदार थी, पर उसने कभी उसे इस दृष्टि से नहीं देखा। सलोनी, अपना घर ही समझो इसे। जिस चीज़ की ज़रूरत हो निसंकोच लेकर जाओ। किराया टाइम पर नहीं हुआ तो चिंतित ना हो, जब तुम्हारी ज़रूरतों के बाद बचे तो दे देना। वैसे भी मालिक को ऐतराज़ ही रहता। शांति के कोलाहल में किसी अन्य का पंख फड़फड़ाना अपनी परिधि के भीतर बर्दाश्त नहीं। आग उगलती आंखों से देखा करते पत्नी को। किराए से क्या ऐश्वर्य बटोर लोगी? इतना तो बिजली फूंक देते हैं कमबख्त, बिल तो अपने को ही भरना पड़ता है। सलोनी आई तो रचना को अच्छा लगा था। जब माँ बोली थी, रचना बेटी, सलोनी के साथ तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, दोनों माँ बेटी हैं, रोली तो मेरे ही पास रहेगी। सलोनी सुबह की गई शाम को ही लौटती है। दिनेश तो महीने 2 महीने पर आ पाता है, वो भी 2-3 दिन के वास्ते। 500 के 4 कड़े कड़े नोट रचना की हथेली में पकड़ाते खुरदुरे हाथों के स्पर्श से दबी सलोनी के सानिध्य की अनुभूति रचना के अकेलेपन पर बिछलने लगी थी। आखिर मुझे भी आत्मीय जन से स्नेह पाने का अधिकार तो होना चाहिए। अपने अकेलेपन के दंश से मुक्ति पाने का अधिकार तो होना ही चाहिए। मैं मनुष्य नहीं हूँ कि किले में कैद अपने ही अंधेरों से टकराती कोई सुने न मेरी भी चीख। मुझे भी साथ चाहिए, अपनेपन का हाथ चाहिए, जो कभी कभी सहलाता जाए मेरा पिघलता हुआ दुख, जिसकी स्नेहिल हथेलियों की आँच अपने बर्फ होते उत्साह, उम्मीदों, आशाओं पर महसूस कर सकूं। नींद का लिहाफ उतरते ही एक उदास दिन की शुरुआत। बच्चों को स्कूल भेज, लंबा खाली वक्त। सलोनी और उसकी 5 साल की बिटिया रोली के अपने घर में आगमन पर उसने अपने पतझड़ में बसंत की अनुभूति की थी। 25-26 वर्ष की सांवली मध्यम कद काठी की मासल देह वाली आकर्षक सलोनी, जैसा नाम वैसा रूप, काली चमकदार हिरनी सी आंखें। चेहरे का सांवलापन गायब हो जाता जब वो हंसती खिल खिलाकर अनायास। वजह ना भी हो हंसने के लिए, बिना बात बार बार हंसना। रचना को भ्रम होता, कहीं सलोनी एबनॉर्मल तो नहीं। सामान्य व्यक्ति तो बेबात बेवजह पल पल खिल खिला नहीं सकता। गो कि इस क्रूर समय में चेहरों से हंसी ही गायब हो गई है। वो तो वर्षों से गोया हंसना ही भूल गई थी। बच्चे भी कहाँ हंसते थे उन्मुक्त हंसी। कभी हंसे भी हों तो किसने हंसने दिया उन्हें? तो सलोनी जब से आई रचना को लगा पत्थरों के बीच झरना फूटने लगा है, जिसका स्पर्श उसके पत्थर होते मन को भिगोने लगा है। अब रचना का खिंचा खिंचा चेहरा कोमल आवरण में लिपटने लगा। वो आईना देखती, झुर्रियाँ गायब हो जाती। सलोनी कहती,
क्या हालत बना रखी है रचना दी। अरे भाई, पार्लर किस लिए खुले हैं? कुछ देह का कायाकल्प भी कर लो। इतनी छोटी उम्र से चेहरे पर भरती झुर्रियाँ। सोचो रचना दी, आगे क्या होगा? अब रचना सलोनी को कैसे कहती कि कायाकल्प मन का होना चाहिए। सलोनी, मन ही बुझा अंगारा हो तो चेहरा चमकदार कैसे हो सकेगा? सलोनी के आने से रचना के उदास दिनों में धूप की किरणें बिछलने लगी थीं। काले डरावने घुमड़ते बादलों के बीच धूप की कुछ किरणें गिरने से अंधेरे कोने उजाले से मरने लगते। रचना खिड़की के छिद्रों से आती धूप को पकड़ती, हथेली में बंद कर चिहुकती, इतनी रोशनी, इसे घर के अंधेरे कोनों में छिटका दूंगी। तभी कहीं से एक पैना नाखून उसके भीतर खिलती कली पर पड़ता और उसकी पीड़ा से वो तड़प उठती। जिंदगी पठारों रेतीले बियाबानों पर चलने का नाम है। ये तो फालतू लोगों के चोंचले हैं। वर्षा की पहली बूंदों को देखकर हर्षित होना, धूप को मुट्ठी में भरना, हंसी मजाक खिलखिलाना, कभी गीत का कोई टुकड़ा अनायास गुनगुनाना, इस सब का अधिकार रचना को नहीं मिला तो सलोनी क्या करे? वो तो अपनी तरह से जिएगी, कहीं भी रहे। उसकी हंसी पर कोई पत्थर नहीं मार सकता। इतनी मारक हंसी कि पत्थर के भी कर दे टुकड़े। सलोनी घर के कामों में भी रचना की मदद करने लगी थी। कभी मालिक के लिए नॉनवेज बनाकर खिलाती, अतिथिगण आते तो मिनटों में जायकेदार सब्जी, रायता, पूरी वगैरह तैयार कर लेती। मछली का शोरबा बनाती तो मालिक उंगलियां चाटते रह जाते। मेहमान कहते, भाई रचना तो सदा की आलसी ठहरी, उसके वश का नहीं है ये सब करना। मालिक सलोनी को हाजिर करते, ये है हमारी शेफ। सलोनी अपनी प्रशंसा से सकुचाकर अपने कमरे में चली जाती। रचना उस घर में शेर के पंजे में चाहे मेमनी सी रहती, लेकिन मालिक की रसोई में मुर्गा, बकरा, मछली, अंडा लाने की आदत से उस पर चंडी सवार हो जाती थी। वो रसोई के एक एक बर्तन को सड़क में फेंकने पर उतारू हो जाती। उन क्षणों में मालिक बेहद डर जाते, कहते इसे साइकाइट्रिस्ट को दिखाना पड़ेगा। सलोनी ही बात संभालती, कोई बात नहीं जीजू, मैं बनाकर खिला दूंगी आपको। वो सब समेटकर अपनी रसोई में ले जाती और रचना की रसोई धोकर गंगा जल भी छिड़क आती। लो, हो गई आपकी रसोई पवित्र, अब हंस भी दो रचना दी। खिल खिल रसोई में हंसी में उमड़े बिछलते देख रचना का तनाव कम हो जाता। सलोनी का ऑफिस टाइम 10 बजे होता, वो 9 बजे तैयार रहती। शेखर उसे लेने आता। शेखर का ऑफिस सलोनी के पास ही था। शेखर का घर भी कुछ ही दूरी पर था। शुरू में शेखर उसे लेने आया तो सलोनी ने रचना से मिलाया। शेखर शालीन, हंसमुख, मददगार, सरल सा युवक था। रचना से घुल मिल गया। रचना को सलोनी ने बताया था कि शेखर उसके बचपन का दोस्त है, लेकिन शेखर की माँ सलोनी को इस कदर स्नेह देती है कि शेखर की बीवी सरिता उसका आना बर्दाश्त ही नहीं करती। फिर भी सलोनी शेखर के माँ पिताजी के दुख तकलीफ में अपमान सहते हुए भी सेवा करने पहुंच ही जाती है। कभी कभी 2 बूढ़ों को जबरन उनकी पसंद की चीज़ें बनाकर भी खिला देती है। सलोनी के पति दिनेश शुरू में 3 दिन के वास्ते आए थे तो सलोनी बाहर नहीं निकली। रचना ने मुश्किल से काटे थे वे 3 दिन। अगले दिन उलाहना दिया, क्या सलोनी, दिनेश के प्रेम ने बाहर भी ना आने दिया? सलोनी बुझी बुझी सी, आवाज़ दबी दबी सी, अस्त व्यस्त उसका हुलिया। कमबख्त ने अंग अंग तोड़ कर रख दिया। इतना भूखा भेड़िया, घिना जाता है मन। सलोनी की आंखों से धुआं सा उड़ने लगा। रचना को लगा मजाक कर रही होगी, पर सलोनी तो रोने ही लगी। लाटा है ना, लाटा यानी मंद बुद्धि। सौतेली माँ ने औघड़ से तंत्र विद्या करवाकर इन्हें विकृत बना दिया। लेकिन क्यों? लगभग चीख ही पड़ी थी रचना। सलोनी की देह पर नाखूनों के अनगिनत खरोंचे। कॉफ़ी बनाकर ले आई थी रचना, फिर गर्म पानी से सेकाई, जख्मों पर मलहम लगाया। शाम को शेखर आया। सलोनी के वास्ते दवा, फल, खाना लेकर रोली को होमवर्क भी करवाया। उसकी कॉपियों में कवर चढ़वाए, रोली को पार्क में घुमाने ले गया। कुछ देर बाद सलोनी के खिलखिलाने का स्वर गूंजने लगा तो रचना को राहत मिली। उसने रोली की आवाज़ सुनी, शेखर अंकल, यहीं सो जाइए ना, देखो ना अंकल मम्मी तो कितनी खुश दिख रही हैं। शेखर रोली को रुलाने लगा, आज नहीं रोली, कल मुझे कहीं जाना है, तुम्हारी मम्मी की नौकरी के वास्ते।
सलोनी ने बताया था कि शेखर उसकी लेक्चररशिप को लेकर मंत्रियों से गुजारिश कर रहा है। हालांकि वो फर्स्ट क्लास बीएड एमकॉम थी, लेकिन बिना सोर्स के बात ही नहीं बन रही थी। इस छोटी सी नौकरी में मुश्किल से गुजारा होता है। दिनेश नहीं भेजता। रचना ने पूछा, क्यों? उसने कहा, मैंने कभी मांगे ही नहीं तो उसने दिए भी नहीं। लाटे यानी कि मंदबुद्धि को पता ही नहीं कि सलोनी को पैसे की ज़रूरत पड़ती है। बीच में उसकी नौकरी छूट गई थी, मैंने ही उसे पाला। एक दोपहर सलोनी की माँ रोली को स्कूल लेने आई। उदास लगी तो रचना ने पूछ लिया, मौसी जी कुछ परेशान लग रही हैं? सलोनी की माँ का गुबार फूट पड़ा। रचना की आंखों में धूल उड़ने लगी। उस अंधड़ में उसे सलोनी की छाया नजर आने लगी। उसकी माँ ने बताया कि जब सलोनी उसके साथ रहती थी तो रात को उसका दरवाज़ा पीटता गुंडा, दरवाज़ा खोल, दरवाज़ा क्यों नहीं खोलती? कोठा खोलकर भली बनने का स्वांग रच रही है जनाल, देखता हूँ कब तक नहीं खोलती। गुंडा रात भर दरवाजे पर चिपका रहता। सलोनी ने घर छोड़ दिया। दिनेश के पिता ने बैंक बैलेंस भी काफ़ी छोड़ा है, पर क्या करें? उसकी सौतेली माँ नागिन की तरह सारे कागजातों पर कुंडली मारकर बैठी है। सलोनी की माँ का कातर स्वर रचना को भीतर तक हिला गया। आपने शादी से पहले छानबीन नहीं की थी? सलोनी की माँ पश्चाताप से भर उठी। हमने बड़ी कोठी देखी, दिनेश भी ठीक ठाक दिखा, नौकरी तो थी ही उसकी, पॉलिटेक्निक करके ऑटोमोबाइल कंपनी में था। गलती हुई हमसे कि सलोनी की राय नहीं ली, सोचा उसे ऐतराज़ क्यों होगा। सौतेली माँ ने दिनेश पर तांत्रिक प्रयोग किए, शमशान की मिट्टी खिलाई। अब सही गलत सोचने समझने की क्षमता भी खो उठा है। इस सच से रूबरू होते हुए रचना को अपना दुख मामूली सा लगने लगा। गुंडों से बलात्कार होने की कल्पना से रचना बहुत डर गई थी। उसे सलोनी पर करुणा आने लगी। निष्ठुर भाग्य ने एक प्रतिभा संपन्न लड़की की कैसी हालत कर दी। हे ईश्वर, सलोनी पर करुणा कर, वो प्रार्थना करती। सलोनी की माँ बेटी के साथ मजबूती से खड़ी थी, पर सलोनी को तो उधर से विरक्ति ही हो गई। कोर्ट के झमेले में पड़ना नहीं चाहती। जिंदगी बहुत छोटी है रचना दी, इसे लड़ने झगड़ने में ही गंवा दिया तो जीने का आनंद कब लेंगे? जिंदगी यूं ही रेत सी सरकती जाएगी। लम्बो लुआब ये है कि सलोनी कुछ भी अवांछित बात नहीं चाहती। वो जीना चाहती थी रस से सराबोर जिंदगी। सलोनी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती थी, इसलिए उसने माँ को हिदायत दी थी कि वो उस घर की कोई बात न करे। सलोनी हरी डाल पर झूलती चहकती चिड़िया थी, जिसे खुला आसमान चाहिए था, इतना खुला कि हवा का रुख जिधर भी ले जाए वो उड़ने लगे। शेखर आता तो सलोनी रचना को बुला लेती। सर्दी के दिन होते तो शेखर कॉफ़ी बनाता और तीनों पीते। दुनिया जहान की बातें करते शेखर गज़लें सुनाता, शेखर फिल्मी गीत सुनाता, शेखर चुटकुले सुनाता। शेखर कहता, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है दोस्तों, मुर्दे भी क्या खाक जिया करते हैं। शेखर कहता, रचना दी मुझे गैर न समझो, मैं हूं ना तुम्हारा भाई, अपने दुखों को बांटना सीखो, किसी काम आ सकूं तो धन्य समझूंगा खुद को। शेखर रचना को अपने घर आने का न्योता देता, लेकिन रचना कभी जा न सकी। कुछ देर बाद गोया दो पंछी पत्थरों के जंगल में चहचहा कर उड़ जाते। रचना को महसूस होता दो हरे जंगल के पंछी रेत के टीलों पर चहचहा कर उसमें प्राणों का संचार कर गए। देर तक उन पंखों की हवा में वो सांस लेती तो धूल के गर्द गुब्बार से मुक्ति पाती। रचना खुद को रुई के फूल सी हल्की पाने लगती। उसे लगता उसके आसपास हरियाली उगाई है। आस पड़ोस में ठूंठ पेड़ों को देखकर उसे संबंधों से विरक्ति हो गई थी। बार बार वही घरेलू जिम्मेदारियों की बात, दाल चावल नून तेल की बात या दूसरों पर पत्थर फेंकने की आदतों से उसे तंज होता था। कहने को मोहल्ले में अनगिनत स्त्रियां थीं, सबकी सब असहनीय, गो की सड़े तालाब की मछलियां खाने लपकती एक दूसरे को। आडंबर में जीती सहृदयता का आवरण ओढ़े अंदर से बेहद क्रूर आक्रामक प्रतिद्वंदिता में जी रही सुखी होने का भ्रम पाले, भीतर से खोखली।
सलोनी शेखर को एक साथ जाते देखती तो प्रश्नों के तीर मारती। उनके चेहरे की भाव भंगिमा देखकर रचना धीरे से कहती, दोनों बचपन के दोस्त हैं, इसलिए शेखर सलोनी को लेने आता है। उसको आत्मग्लानि भी होती, उसे सफाई क्यों देनी पड़ती है, गो कि शेखर सलोनी मुजरिम हो और ये जज। तभी एक अदृश्य आवाज उसकी विचारधारा का गला घोंटने पड़ती। आदिम सभ्यता की सीढ़ी पार कर चुके हैं हम। समाज के कुछ नीति नियम मानने ही पड़ते हैं। इन्हें कैसे समझाऊं कि शेखर सलोनी का दोस्त है सिर्फ? कैसे कहूं कि दोस्ती के बीच तंग सोच की औरतें सिर्फ मासल दे ही देखती हैं? इससे परे भी जो कुछ है इस दुनिया को खूबसूरत बनाने के वास्ते, वो तुम्हें नहीं दिखता? तो सलोनी इस जहां से बेखबर तालाब तो नहीं बनने दूंगी जिंदगी। घुटन का बोझ सहन नहीं कर पाते मेरे कोमल कंधे, सलोनी तड़प कर कहती, और हर महीने दिनेश की भेड़िया भूख के आगे अपनी कोमल काया तथा सोच का निवाला डालकर 100 मौत मरती होगी। रचना सोचती, नहीं रचना दी, दिनेश पर दया आती है मुझे। अबोध बच्चा सा उसकी हर ज़रूरत पूरी करनी है मुझे, वरना वो हर्ष से कांपने लगते रोएं। उसको जीवन देना मेरा धर्म है। वो मेरी बच्ची का पिता है, अनाथ बच्चा है। मेरे सिवा इस दुनिया में उसका कोई तो नहीं। रचना देखती, शेखर दिनेश के आने पर रचना को फ़ोन करता। सलोनी उन दिनों ऑफिस से भी छुट्टी ले लेती। रचना को लगता कि दिनेश सलोनी के मित्र को पसंद नहीं करता होगा, तभी शेखर नहीं आ पाता। मालिक ने 1-2 बार दोनों को साथ जाता देखा तो रचना को कटघरे में खड़ा कर दिया। इतनी जिरह की कि रचना आहत होने लगी। मिलॉर्ड, दोस्ती दो मनुष्यों के बीच है ना, क्या हुआ जो शेखर सलोनी को लेने चला आता है? रचना को फिर मालिक के आगे सफाई देनी पड़ती। बचपन के साथ खेले पढ़े दोनों के परिवारों में आपसी संबंध मधुर है अब तक। और फिर आई वो काली रात। बाहर चांद घटा पर मुक्त चांदनी लुटा रहा था। रचना के कमरे में अंधेरा था। गहरी नींद में थी रचना। जल्दी सोने पर जल्दी उठने का मंत्र हमेशा याद रखती थी। आदत थी 10 बजे सोकर 5 बजे मंदिर के घड़ियाल जब टन टन 5 बार बजाए तो रचना को बिस्तर छोड़ देना है। तो रचना सपना देख रही थी। वो जाने कौन सा युग है, ऋषि युग है शायद। उसके साथ कोई है, दिव्य सा उसका सौंदर्य। उसकी हथेली थामे वो हवा में उड़ना चाहता है। रचना कहती है, उसके तो पंख ही नहीं, वो उड़ेगी कैसे? तभी उसके पंख उगाते हैं। ए, सोती रहेगी, उठ उठ। रचना को लगा उसके पंख बेरहमी से मरोड़ रहा है कोई। पीड़ा से बिलबिलाने लगी, लेकिन उसने आंखें नहीं खोली। इतना सुंदर सपना, इसे खोना नहीं। नींद आ रही है। रचना कुनमुनाकर फिर गहरी नींद में सो गई। वो उड़ना चाहती है। फिर वही स्वर, ए उठ। थोड़ी देर बाद वो अकबका कर उठी। क्यों सोने नहीं देते मालिक? नींद पर इस धरती के तुच्छ प्राणी का भी अधिकार है ना? प्रकृति ने दिया है मालिक, आप इसे छीन नहीं सकते। उसने कहना चाहा। उठती ही नहीं, घोड़े बेचकर सोती है। कोई कैसे कह सकता है? आशय की आग लगी है जहां में, नीरो न बंसी बजा रहा है। कोचने से उसकी बाहें दुखने लगी। इस कदर क्रूर न बनो मालिक। गुलामों की मासूम छाती में एक नन्हा सा दिल धड़कता है। उसी नन्हे से दिल ने एक सपना देखा। वो सपने में खोने लगी। फिर आवाज आई, अरे उठना कुत्ते की औलाद, देखना पीछे क्या हो रहा है। बिजली जल उठी भक। 2 लाल आंखें उसे जलाने को आतुर। रचना ने सुनने की कोशिश की। मीठी सी लोकधुन उसके कानों में पड़ी और फिर जल तरंग सी वो हंसी। फिर शेखर का स्वर, जिंदगी इस कदर हसीन पहले न थी। थे हम ही जन्मों से साथ आपके, इस जन्म में भी तो है पास आपके। इस दुनिया से हमें मिला क्या, इस दुनिया ने हमें दिया क्या? खिल 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 खिलाहटें सन्नाटे को चीरती बियावान से। अंताक्षरी चल रही थी। कुकर सीटी दे रहा था। चिड़िया सिरोली की चहक बीच में सुनाई दी। शेखर अंकल, मेरी पोएम सुनी? ऊपर आ जाओ प्लीज शेखर अंकल, मच्छरदानी के अंदर आओ ना। छिनाल तुझे ही मिली। धीरे से रचना ने फुसफुसाहट सुनी। आशय समझ गई कि तू भी होगी तभी न मिली। रचना का मन हुआ कि कह दे, चींटी पर भी विष होता है, अगर काट दे मालिक को
तो चटक जाए हाथी की सूंड भी। रचना को समझ नहीं आया कि शेखर रात को घर क्यों नहीं गया। कभी वो देर तक रुकता नहीं था। अव्वल वो रात को आता ही नहीं था। बहुत ज़रूरी काम हो, रोली की दवा वगैरह लानी हो तो आता था। पता नहीं शेखर आज क्यों। रचना बुदबुदा उठी। कोठा बना रही है घर को। रचना के हिस्से का पुरुष दहाड़ने लगा था। घबरा उठी थी रचना, तड़प कर बोली थी, ऐसा न कहो मालिक, चला जाएगा शेखर। रचना शेखर के लिए कोई अपशब्द सुनने को तैयार न थी। भोली रचना को उनके संबंधों के बारे में जानकारी न थी। वो तो स्त्री पुरुष की दोस्ती को मन बुद्धि के तल पर लेती थी। उसके संस्कारों ने दोस्ती के बीच देह का आदान प्रदान स्वीकार नहीं किया था। सलोनी भी छुपा गई थी। इससे पहले भी शेखर रात को रुकता हो, उसे जानकारी नहीं थी। अभी तो इसका मालिक गया था, उस दिन तो इसकी हंसी एक बार भी सुनाई नहीं दी। मालिक चिंतित मुद्रा में बैठ गए, गो की फांसी लगने वाली हो। भय और क्रोध से फन फनाते फिर बाहर भीतर चहलकदमी करने लगे थे वो। भुक्कड़ है, एक से भूख मिटती नहीं। उन्होंने निहायत भद्दी बात कहकर रचना की गाल कोंचे। तू तो भूखी नहीं है ना, संतुष्ट तो होती है ना हमसे, अभी बता दे। रचना को लगा धरती फट जाए और वो समा जाए उसमें। उसे मालिक की अश्लील बातों से बेहद तकलीफ होती। ऐसे अवसरों पर उसके भीतर की औरत अंगारे सी धधकने को होती, जला डालने को आतुर मालिक की छोटी सोच के पुर्जे। देह से पहले मन का जुड़ाव जरूरी है मालिक, लेकिन आप नहीं समझोगे। देह की भूख तो कुत्ते बिल्ली भी संतुष्ट करते हैं। रचना बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहती थी, तो भी उसके भीतर की स्त्री रचना को उकसाती रहती। ओ कायर, डर डर कर कब तक जिएगी? रचना सोचती, इस पत्थर के आदमी की जगह प्रशांत होता तो। रचना सोचती, इस पत्थर के आदमी की जगह सौरभ होता तो। कभी उसने प्रशांत और सौरभ की दुल्हन के रूप में देखा था खुद को। वे दोनों भी तो उसके बचपन के दोस्त थे, इंटरमीडिएट तक के साथी। वो सोचने लगी थी, वो दोनों की दुल्हन कैसे हो सकती थी। सोचकर उसे धुएं से भरे इस कमरे में भी हंसी आने लगी। उसका मन हुआ खिलखिलाकर हंसे, सलोनी की तरह। तो तेरा भी होगा कोई यार? मालिक ताड़ गए थे। उसके भाव उसके चेहरे पर बिछलता एक एक उजली रेखा पर पैनी नजर कि उधेड़ कर रख दे चमड़ी। पीछे से कुकर सीटी मार रहा था। फिजा में मसालों के साथ चिकन की गंध महक रही थी। रचना बाहर आ गई। धरती पर चांदनी झरझर बह रही थी। ऊपर इठला रहा था चांद। उसने आवाज दी, सलोनी। सलोनी हड़बड़ी में बाहर आई। क्या हुआ रचना दी? शेखर को कहो घर जाए। रात के 11 बजे तक शेखर यहाँ क्यों है सलोनी? उसने पूछा तो सलोनी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। चला जाएगा रचना दी, खाना खाकर चला जाएगा। घर में एक और स्त्री है ठीक तुम्हारे जैसी, उसकी प्रतीक्षा में बैठी भूखी। कुछ सोचो सलोनी। सलोनी की हिरनी आंखें टपकने लगीं। शेखर चिकन लेकर आया था रचना दी, उसे मेरे हाथ का कगही चिकन पसंद है। रचना उसके रोने पर भी नहीं पसीजी थी। सलोनी पहली मर्तबा रचना की फटकार सुन रही थी। सलोनी, तुम्हें पता है ये शरीफों का मोहल्ला है और मेरा घर कोई कोठा नहीं है। अंतिम वाक्य बोलते हुए रचना को बहुत ज्यादा शक्ति जुटानी पड़ी थी। सलोनी हाथ जोड़ रही थी। चुप हो जाओ रचना दी, मैं शेखर को भेज रही हूँ, अब वो कभी नहीं आएगा। बाद में रचना ने खिड़की से देखा। शेखर सलोनी का चेहरा थामे बेतहाशा चुंबन की बौछार करते हुए रो रहा था। डोंट वरी सलोनी, दूसरा ठिकाना खोज लेंगे। तुझे रचना दी को पहले ही बता देना चाहिए। रचना ने सुना सलोनी अपमान से आहत सुबकते हुए कह रही थी, मुझे क्या पता था शेखर सड़े तालाब की मछली नदी का पानी नहीं पहचानती। सलोनी ने अगले दिन शिफ्ट कर लिया था। सलोनी कह रही थी, पता नहीं शेखर ने एकदम कैसे घोच लिया घर। रचना ने व्यंग्य किया, किसका घर, दिनेश का या शेखर का? हम तीनों का अपनी चिड़िया के साथ। खिल खिल हंसी थी सलोनी। मिलने आती रहूंगी रचना दी, लेकिन क्या सलोनी? शेखर की पत्नी को आप झूठ कहेंगी।
लेकिन क्या? खींच उठी थी रचना। यही कि शेखर यहाँ नहीं आता था, उसने पुलिस में कंप्लेंट की है। ओह! रचना के माथे पर बल पड़ गए। मुसीबत को न्योता दे दिया सलोनी ने। पुलिस की कल्पना से ही रचना की कपकपी छूटने लगी थी। अब रचना हर आहट पर भयभीत रहने लगी। मालिक और कसकर उसके गले का फंदा खींचते। रचना का मानसिक संतुलन गड़बड़ाने लगा। कुछ दिन बाद वो अस्पताल पहुंच गई। ठीक होने में उसे कुछ वक्त लगा। सड़े तालाब की मछली, सड़े तालाब की मछली, उसके जेहन में आवाज़ हथौड़ी सी बजती। एक शाम हाईवे पर टहल रही थी कि घर उसके पांवों पर एक्टिवा ठहर गई। वो हड़बड़ाकर पीछे हटने वाली थी कि उसके कंधे पर खन्न से चूड़ियों भरी कलाई बज उठी। रचना दी, अपने पन से लबरेज सुगंध की महक। रचना ने देखा, नीले शलवार सूट में इठलाती सलोनी एकदम नई नकोर, पहले से भी कमसिन दिख रही थी। कंधों तक झूलते कर्ली काले बाल, चेहरे का सावलापन गायब, अब गुलाब सा खिला चेहरा, गुलाबी होठों के बीच सफ़ेद मोतियों की लड़ी सी दंतुलियाँ। बधाई दो रचना दी, इंटर कॉलेज में जॉब लग गई। रचना को साथ लेकर सलोनी घर आई। वो शेखर के बारे में जानने को उत्सुक थी। शेखर? उसका साथ तो वहीं छूट गया था। पुलिस केस था ना रचना दी, बखेड़ा होता। और दिनेश? पहले से बेहतर है, नौकरी भी अच्छी मिल गई है। तभी उसका मोबाइल बज उठा। वो हंसी, वही धूप सी उजली हंसी। ये विकास था, विशिष्ट बीटीसी की ट्रेनिंग में मेरे साथ था। सलोनी बोली। रचना सनातन प्रश्नों की गठरी लेकर सलोनी की आंखों में देखती रही। वहाँ नीला जल चमक रहा था, नदी की देह इठला रही थी। वो बोली, शेखर छूट गया अंधेरे में, विकास मिल गया। जिंदगी मेहरबान है रचना दी। सोचती हूँ विकास न मिलता तो मेरा क्या होता, शेखर का विछोह कैसे सह पाती। खिल खिल हंसी के टुकड़े रचना के इर्द गिर्द बिछलने लगे। रचना उन्हें संभालती हुई पूछने लगी थी, शेखर की याद में मन अकुलाता तो होगा ना सलोनी? आखिर वो बचपन का दोस्त था और लंबे समय तक तुम्हारी जिंदगी में रहा। अरे नहीं रचना दी, उसकी आंखों में गोआ महुआ टपकने लगा। उसी इटलाती हंसी का फंदा रचना को लपेटने लगा था। भूतो न भविष्यति, पीछे मुड़कर देखना गवारा नहीं, भविष्य की चिंता करनी नहीं। कल विकास भी छूट गया तो कोई गम नहीं, जिंदगी रुकती नहीं है रचना दी। रचना उजबक सी उसे देखकर सोचने लगी। बचपन से संस्कारों के प्रेतों का बोझ ढोने, अपने ही अंधेरे में कैद घुट घुट कर जीने की आदि अपनी सोच को सही माने या सलोनी को? तभी उसका मोबाइल खनखना उठा। सलोनी उसी कोने से फुसफुसाकर मुस्कुराती हुई बातों में डूब गई थी। रचना चुपचाप दरवाज़ा खोलकर निकल गई थी। तो अभी आप सुन रहे थे कुसुम भट्ट जी द्वारा लिखित एक कहानी नदी बहती रही। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह कुसुम भट्ट जी की सुंदर लेखनी ने दो भिन्न भिन्न विचारधारा वाली नारियों के झंझावातों और उनके जीवन दर्शन का विवरण किया है। कहानी तो खैर अच्छी थी ही, पर आप सबको मेरा वाचन कैसा लगा मुझे अवश्य बताइएगा। तो अब अगली कहानी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।